Hi guys, we'll be starting with lesson 10, other borrowing tools. Now it's a super duper simple chapter and can get done because you already have prior knowledge about this topics in this chapter. So let's see which all topics are covered in this chapter. First of all, only 4 topics you need to know from here. The name of the chapter is other borrowing tools. So first they are talking about your intercorporate loans. That is given under your section 186 of Companies Act. Second, they are talking something that you have done in your executive in SEBI, that is your commercial paper, which you might not have an idea, but you will just be refreshed when I tell you what it is. Third is your topic, that is your deposits, and fourth is a customer advance. These 4 topics and then you're sorted. Now let's start with the first one. What is your loans and advances by companies? Section 186 कभी सुना है तुमने? Now section 186 के अंदर total 13 subsections है. You can take a screenshot of this. All of this is not given, but I have just made a note of it. Let's start. As and when we come from the module, we'll keep covering this topic. So let's see, other borrowing tools. The first one they talk about is intercorporate loans. So a company can give loans to another companies, right? Company is giving a loan to another company. It is called as intercorporate loans. It will be covered under section 186 of Companies Act. अब देखते हैं इसमें क्या क्या अप्रूवल्स है, किसका कंसेंट लेना है, कितने लिमिट तक लोन दे सकते हैं, वो सब बारे में, कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है. नाउ फर्स्ट थिंग, सेक्शन 186 के बारे में दिया है. व्हाट इज अ लेयर इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87. वील सी व्हाट इट इज एंड देन दे स्टार्ट ऑफ सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 2. So first thing, let's see, section 186 subsection 1. It says that a company shall not have more than 2 layers of investment companies. सुना ही है, मतलब क्या, shall not have more than 2 layers. अब layers का मतलब क्या है? It is given under section 2 subsection 87. Layer is nothing but a subsidiary. लेयर का मतलब है सब्सिडरी. सो नो कंपनी शैल हैव मोर देन 2 subsidiaries एज इन्वेस्टमेंट कंपनीज. सो इट मीन्स दैट टुडे अ कंपनी कैन हैव अनलिमिटेड सब्सिडरीज. जितनी सब्सिडरीज होल्डिंग, ये होल्डिंग कंपनी है और इसकी जितनी सब्सिडरीज है वो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है. बट लिमिट किसके ऊपर दिया है? इन्वेस्टमेंट कंपनीज के ऊपर. सो अ कंपनी कैन हैव इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी 1, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी 2 और एक थर्ड हो सकता है क्या? इन्वेस्टमेंट कंपनी सब्सिडरी 3 इज नॉट अलाउड. दिस इज नॉट अलाउड. सो मैक्सिमम 2 subsidiaries यू कैन हैव, which will be your investment companies. अब ये क्यों है? क्योंकि शारदा स्कैम हुआ था और काफ़ी सारे स्कैम्स हुए थे. उसमें पता चलता था कि कंपनीज बहुत सारी सब्सिडरीज बनाती थी एज इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड दे यूज्ड टू रूट द फंड्स एंड ट्राई टू siphon ऑफ द फंड. सो देयरफॉर दे हैव सेड कि लेट्स पुट अ अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज दैट यू कैन हैव एज योर सब्सिडरी. क्लियर इतना? इसमें ज़्यादा कुछ डेप्थ में नहीं है. दिस इज इन योर एग्जीक्यूटिव. जस्ट रिमेंबर दैट आई कैन हैव अनलिमिटेड सब्सिडरीज एज आई वांट, बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ओनली 2 इन्वेस्टमेंट कंपनीज आई कैन हैव एज माई सब्सिडरी. अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है. नेक्स्ट, अब आता है टॉपिक के बारे में, लोन्स एंड एडवांसेस बाय कंपनी. एक कंपनी कितना लोन दे सकती है? अनलिमिटेड लोन दे सकती है वो? नहीं, तो लिमिट रखा है. व्हाट इज द लिमिट इज गिवन अंडर सेक्शन 186 subsection 2. This you need to know by heart. So a company can give a loan, गारंटी किसी की ले सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनकी कंपनी के अंदर. तो ये यहाँ पे देखोगे, ये तीनों ही केस में तुम्हारा आउटफ्लो हो रहा है कंपनी की तरफ से. आउटफ्लो या लायबिलिटी बढ़ रहा है.
तो अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूँ तो आउटफ्लो होने वाला है, या किसी की गारंटी ले लिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, या किसी के पास कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास से आउटफ्लो हो रहा है. सो दे आर सेइंग जरा सोच समझ के लायबिलिटी बढ़ाओ या इन्वेस्टमेंट करो. नो कंपनी शैल गिव any loan, guarantee or invest in the security of another company in excess of 60% of paid up capital plus free reserve plus security premium, or 100% of free reserves plus security premium, whichever is higher. So this is the maximum amount of loan guarantee or investment that I can make. For example, सोचो मेरा paid up capital 100 crores है, मेरा फ्री रिजर्व्स भी 100 करोड़ है, और मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज अगेन 100 करोड़. कैन यू टेल मी कि मैं कितना लोन दे सकता हूँ, मेरी कंपनी कितना लोन दे सकती है? तो आई हैव टू कैलकुलेट 60% ये तीनों का. 60% कितना होगा ऑफ 300 करोड़? कितना होता है? 180 करोड़. और 100% ऑफ 200, तो विच एवर इज हायर. सो विच इज हायर? 200 crores. So the maximum loan guarantee or investment that my company can make is 200 crores. Clear? Simple calculation. Now what if company wants to give a loan guarantee or invest beyond this limit? तो then subsection 3 आता है. सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो प्लीज़ टेक अ स्पेशल रेजोल्यूशन. और जब स्पेशल रेजोल्यूशन ले रहे हो तो पूरा डिस्क्लोजर्स दो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इतना क्यों लोन देना है आपको, एंड सो ऑन. नाउ सबसेक्शन 4 टॉक्स अबाउट अप्रूवल्स. किस किस का अप्रूवल लेना है? एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन लेना ही है, ठीक है, अगर मैं लिमिट के ऊपर जा रहा हूं तो दैट इज अ सबसेक्शन 4. Subsection 5 is saying that consent of all the directors has to be taken in section 186. तो जब भी मैं लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अंडर 186, यू रिक्वायर कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स. और पीएफआई का भी कंसेंट चाहिए रहेगा, एंड कंसेंट ऑफ सर्टेन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेना पड़ेगा. इफ आई हैव एक्सीडेड द लिमिट एज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 2, और इफ आई हैव मेड अ डिफॉल्ट. समझते क्या है? अगर मेरी कंपनी ने एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से लोन लिया है और मैं उस लोन पे डिफॉल्ट कर रहा हूं, यू थिंक मैं फिर फर्दर एलिजिबल हूं किसी को लोन देने के लिए? किसी के लोन पे मैं खुद डिफॉल्ट कर रहा हूं और मैं लोगों को लोन बांट रहा हूं. तो दे आर सेइंग नहीं, अगर आपने पीएफआई के पास से लोन लिया है और आपको फर्दर किसी को लोन देना है तो आप पीएफआई का एक बार कंसेंट ले लो. इफ आई वॉन्ट टू गिव अ लोन एक्सीडिंग द लिमिट, और इफ आई मेड अ लोन इन देयर डिफॉल्ट इन देयर रीपेमेंट ऑफ देयर लोन्स. सबसेक्शन 6 टॉक्स अबाउट सेबी इंटरमीडियरीज. अब सेबी के जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो अंडर सबसेक्शन 12 होते हैं. दे आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट. हु आर सेबी इंटरमीडियरीज? Merchant bankers, underwriters, portfolio managers, bankers to the issue, registrar and share transfer agents, etc. These are all SEBI intermediaries. What if they want to give a loan? So they shall not give any loans in excess of the limit specified by SEBI. Next, अब लोन, ये सब लोन्स के बारे में है, लोन दे रहे हैं. अगर हम लोग लोन दे भी रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? So the rate of interest shall not be less than the prevailing bank rate closest to the tenure. तुम समझो बैंक रेट एफडी कर रहे हो तुम, और एफडी पे तुम्हें लेट्स से 7% मिल रहा है. मैं बैंक रेट 7% चल रहा है. Would you prefer not doing a FD and giving it to a company a loan at lesser than the bank rate? 6%, 5%, 3% पे देना प्रेफर करोगे? अब बैंक में इन्वेस्ट करना इज कंसिडर्ड टू बी रिस्क फ्री, बट इफ आई गिव इट टू समवन एल्स
आई एम गिविंग अ लोन to a person or company, so my risk increases, so I cannot give at a rate below the prevailing bank rate. क्लियर है ना? बिकॉज कौन एफडी छोड़ के जिधर 60% मिल रहा है छोड़ के तुम कहीं और दे रहे हो एट अ लेसर रेट, so then that seems something fishy about it. Next, there should not be any default in any रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट्स. तब नहीं कर सकते ऑब्वियसली. अगर मुझे लोन देना है तो मैं ऑलरेडी कोई डिफॉल्ट में नहीं हो सकता. एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा इन MBP2. दिस रजिस्टर शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन. अब ये सबसेक्शन 11 है. दिस इज इंपॉर्टेंट. सर्टेन कंपनीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एक्सेप्ट सबसेक्शन 1. मतलब सबसेक्शन 1 सभी कंपनीज को फॉलो करना है. उसके अलावा जो दिए सबसेक्शन 2 टू सबसेक्शन 13, ये कंपनीज एग्जेम्प्ट है. कौन सी कंपनीज है? तुम सोचो, एक बैंकिंग कंपनी का बिजनेस ही है लोन देना, तो वो थोड़ी अप्रूवल लेंगे, उनके ऊपर थोड़ी लिमिट्स लगाएंगे कि आप इसके ऊपर नहीं दे सकते. उनका देश या बिजनेस. सो बैंकिंग कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, investment companies also keep making investments, or any investment which is pursuant to any right issue. तुम सोचो कि अगर मैंने मेरी कंपनी में कहीं पे इन्वेस्ट किया है, कोई दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड उस कंपनी ने राइट इशू किया है, तो राइट इशू किया है तो एज अ शेयर होल्डर इवन आई गेट सर्टेन शेयर्स टू बाय. If I am buying pursuant to that, then this provision does not apply. Then comes central government approval. Central government can make additional rules, or there are certain penal provisions. So let's see how many of the subsections do you remember. सबसे पहले subsection 1, you can have maximum 2 investment subsidiaries. Subsection 2, most important, limits दिए हैं कि कितना लिमिट्स है. सो नो कंपनी शैल गिव एनी लोन, गारंटी और मेक एनी इन्वेस्टमेंट्स exceeding 50% of the 60% of the paid up capital plus free reserve plus security premium, or 100% of free reserve plus security premium, whichever is higher. अगर इसके ऊपर जाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन, डिस्क्लोजर्स करो, कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स लो, अप्रूवल ऑफ PFI तब लेना पड़ेगा अगर मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ या लिमिट्स के ऊपर जा रहा हूँ. सेबी इंटरमीडियरीज अपने सेबी के लॉज फॉलो करेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड नॉट बी बिलो द बैंक रेट. डिफॉल्ट हुआ तो मैं लोन नहीं दे सकता टिल द डिफॉल्ट इज सबसिस्टिंग. रजिस्टर्स मेंटेन होंगे इन MBP2. ये MBP2 विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन. कोई भी आके इसको इंस्पेक्ट कर सकता है. सर्टेन कंपनीज के ऊपर ये नहीं अप्लाई होगा, ये सेक्शन 186. लेट्स सी नाउ, लेट्स गो फ्रॉम द मॉड्यूल. सबसेक्शन 1 क्या था? नो कंपनी शैल have more than 2 subsidiaries as investment companies. अब इसके exceptions हैं, कब allowed है. अगर तुम सोचो मैं एक ऐसी कंपनी को acquire कर रहा हूँ, in acquiring a company outside India which has 2 layers as per the laws of that country. So let's take an example. तब चलेगा, मतलब कब मैं 2 investment companies, when can I have 2 subsidiaries, more than 2 subsidiaries which are investment companies. So if let's say there is Tata's is planning to acquire a company outside India. Let's say it wants to acquire Corpus or Chorus, एक foreign company है. अब Chorus ये जो कंपनी है, इसकी अब ऑब्वियसली उसके कंट्री के लॉज में नहीं लिखा होगा लिमिट का. सो इट हैज सब्सिडरीज. इसके पास में इन्वेस्टमेंट कंपनी है. सो व्हेन इंडियन कंपनी इज अक्वायरिंग अ फॉरेन कंपनी विच ऑलरेडी हैज more than 2 investment subsidiaries, and that is permitted. Or if we are having more investment company pursuant to any law framed from time to time, अगर ऐसा कोई लॉ बना है कि आपको और बनानी पड़ेगी सब्सिडरी तो चलेगा टू कंप्लाई विथ एनी लॉ. नाउ कमिंग टू सबसेक्शन 2, no company shall give any loan, guarantee or make any investment, acquire any shares
exceeding 60% of the paid up capital plus free reserves plus security premium, or 100% of free reserves or security premium, whichever is more. अब आता है सबसेक्शन 3. क्या था सबसेक्शन 3? अगर मुझे लिमिट के ऊपर जाना है, ओके, इफ आई वांट टू गो बियॉन्ड द लिमिट, देन आई नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करूंगा तो सब पूरे डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, क्या कर रहा हो, क्यों कर रहा हो. नेक्स्ट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो वी रिक्वायर कंसेंट ऑफ ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और पीएफआई का अप्रूवल कब लेना पड़ेगा? 2 केसेस में. अगर मैं लिमिट एक्सीड कर रहा हूं या फिर मैं डिफॉल्ट में हूं इन रीपेइंग देयर लोन, देन आई नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ द पीएफआईज. नेक्स्ट, सबसेक्शन 6, सेबी इंटरमीडियरीज अपने सेबी के लॉज फॉलो करेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी बिलो द बैंक रेट. वी कैन नॉट बी इन अंडर एनी डिफॉल्ट. रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा इन MBP2 एंड इट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन. अब सेक्शन 186 सबसेक्शन 11 सेज कौन सी कंपनीज के ऊपर ये नहीं अप्लाई होगा. सबसेक्शन 1 सबके ऊपर अप्लाई होगा, बाकी के ये नहीं अप्लाई होंगे. they've given you the list. And penal provisions. What do you mean by the term investment? So अगर हम लोग बात करें shall not invest, so invest by buying shares, debentures, bonds, etc. Simple. Now procedure for giving, ये भी मार्क कर सकते हो, important. कॉमन सेंस है. तुम सोचो कि तुम्हारी कंपनी, ये काफ़ी बार होता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स will come and talk to the company secretary saying that they are planning to give loan to another company. They are asking you the procedure, what is to be done. तो क्या क्या प्रोसीजर होगा? सबसे पहले तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ कर रहा है कि नहीं. So we will check the articles whether there is no restriction on such act. Second, हम लोग को बोर्ड मीटिंग बुला के बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. थर्ड, हम लोग को जनरल मीटिंग बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो MGT 14 फाइल करेंगे. फोर्थ, हम लोग पब्लिक नोटिस भी करेंगे, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स, ताकि सबको पता हो. फिर कंसेंट ऑफ पीएफआई लेना पड़ेगा अगर डिफॉल्ट में है तो. नेक्स्ट, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा MBP2 के अंदर. अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो किसको इन्फॉर्म करेगी? इट विल इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज. सो वेरी वेरी सिंपल, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस प्रोसीजर. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक हमारा लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स हो गया, तो जाओ स्पेशल रेजोल्यूशन लो. लिमिट के अंदर जा रहा है, अगर लिमिट के अंदर नहीं जा रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं. अब आता है कमर्शियल पेपर. हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म कमर्शियल पेपर? अभी समझते क्या होता है कमर्शियल पेपर. नाउ सर्टेन गुड क्रेडिट रेटेड कंपनीज, ब्लू चिप कंपनी जिसे बोलते हैं, लाइक रिलायंस, टाटाज, महिंद्रास, दे वांट टू रेज मनी फ्रॉम द मनी मार्केट. सो दे आर अलाउड टू टैप द मनी मार्केट. मनी मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स? कैन यू टेल मी? इट इज फॉर short term borrowings. How do you define short term borrowing? Loan or the borrowing will be up to 1 year. तो वो short term borrowing के लिए companies, they can go and raise money. Now not all the companies can go and raise short term borrowing, only good credit rated companies. So good companies, मैं गुड कंपनीज मतलब क्या, उनको क्रेडिट रेटिंग कम से कम A2 की तो मिली ही होगी. दे कैन गो एंड रेज मनी. अब जब ये लोग रेज करते हैं मनी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट. मतलब क्या होता है, कंपनी, तो बेसिकली वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज देयर, ही हैड इशूड कमर्शियल पेपर फॉर हिज कंपनी. द कंपनी वाज लिस्टेड एंड कंपनी वांटेड टू मेक अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग.
सो दे इशूड कमर्शियल पेपर, लोगों के पास से पैसे लिए और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दिया, खत्म. अब कमर्शियल पेपर नॉट एवरी वन कैन इशू, ओनली गुड क्रेडिट रेटेड कंपनीज कैन इशू दिस. सो ये लोग प्रॉमिसरी नोट इशू करते हैं. मतलब सोचो तुम इन्वेस्टर हो, तो तुम इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे हम लोग लिख के देंगे वी रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रॉमिस टू पे यू ऑन सो एंड सो डेट सो मच अमाउंट. दैट्स अ प्रॉमिसरी नोट एंड दैट इज इट. सो यहां पे देखते हैं, इट इज अ अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. मनी मार्केट कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई की सेबी? So money market is regulated by RBI. So this is also regulated by Reserve Bank of India. It is issued in the form of a promissory note. These are privately placed instruments. It was introduced in 1990 with a view to enable highly rated corporate borrowers to diversify their source of short term borrowing. अलग अलग sources होते हैं, यहाँ से primary market, यहाँ से भी जाके market से भी उठा सकता हूँ. सब्सिक्वेंटली तो ये लोग करेंगे कैसे? सो वी हैव सर्टेन गुड कंपनीज, दे विल हायर सर्टेन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. दे आर कॉल्ड एज योर आईपीएस इश्यूअर्स. आईपीएस के पास में जाएंगे, दे विल बी नथिंग बट योर बैंक्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होंगे ये लोग, जिनके पास में तुम जाके सब्सक्राइब कर सकते हो. तुम ही सोचो, अगर मेरे को ये कमर्शियल पेपर चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का, मेरे को बाय करना है, तो कैसे जगह करूंगा मैं? तो इनके एजेंट्स होंगे जिनका नाम होगा आईपीएस. दीज आर बैंक्स. वो बैंक्स में वो लोग बताएंगे इनकी पार्टनर बैंक्स कौन सी है, वहां से जाके सब्सक्रिप्शन फॉर्म लिख के भर के दे दूंगा मैं. क्लियर? और फिर इन्वेस्टर्स इधर आते हैं आईपीएस के पास में. क्लियर? सो लेट्स सी. गाइडलाइंस ऑफ दिस इज इशूड. नाउ हु ऑल कैन गो, एक बार पढ़ लेते अपने नोट्स से. इट रिफर्स टू अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू बोरो फंड्स ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस. इन इंडिया शॉर्ट टर्म दिस इंस्ट्रूमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड to help highly rated borrowers to have a new avenue for short term borrowing and also provide an additional instrument to the investors. Investors को भी ये मिल गया कि यार रिलायंस इंडस्ट्रीज का सीपी में इन्वेस्ट करते हैं. अब क्या तुम 2000 रुपए की नोट लेके जा सकते हो कि मेरे को सीपी बाय करना है? तो बोलेंगे नहीं, ये कम से कम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 5 lakhs and its multiples. That is the amount to be invested shall not be less than 5 lakhs. तो बड़ा बड़ा अमाउंट रेस कर रहे हैं वो लोग, 5 lakhs के लोन्स ले रहे हैं मिनिमम. कमर्शियल पेपर्स आर इशूड विद अ मैच्योरिटी ऑफ 7 days एंड मैक्सिमम अप टू 365 days. तो मिनिमम 7 days का मैच्योरिटी हो सकता है एंड मैक्सिमम 365 days का. अब बात करेंगे अच्छी खासी कंपनीज इशू कर सकती है. तो अच्छे खासे हाउ डू यू डिफाइन? तो उनके पास में नेटवर्थ एटलीस्ट 4 करोड़ का होगा और उनको एक अच्छी खासी क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है. क्रेडिट रेटिंग मतलब मिनिमम क्रेडिट रेटिंग शुड बी ऑफ A2. अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, A2 दिया हुआ है. नाउ ओनली अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन एक्ट एज अ इशूइंग एंड पेइंग एजेंट फॉर द इशुएंस ऑफ कमर्शियल पेपर. अब क्या होता है, ये कंपनी को कमर्शियल पेपर इशू करना है, प्रॉमिसरी नोट है वो, और प्रॉमिसरी नोट से वो लोग पैसे उठाएंगे और प्रॉमिस कर रहे कि आपको रीपे कर देंगे हम लोग, फिक्र मत करो, वी आर गुड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. अब तुम रिलायंस के हेड ऑफिस में नहीं पहुंच जाने का, तुम्हें पार्टनर बैंक्स के पास में जाना पड़ेगा जिधर ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा. तो वो उनका नाम क्या है, आईपीएस, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट्स. ये कौन है, ये लोग बैंक्स होती है. तो मे बी HDFC बैंक के पास में पार्टनर बैंक होगी, तो तुमको HDFC बैंक के पास में जाना पड़ेगा, उनको सीपी लेना पड़ेगा ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मिनिमम 5 lakhs का. अब ये सीपी बिफोर ये शेड्यूल्ड बैंक भी पहले चेक करेगी. क्या करेगी देखो, आईपीए वुड इंश्योर दैट द इशूअर हैज द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग स्टिपुलेटेड बाय आरबीआई एंड विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द इशूअर. उसको चेक करना पड़ेगा. ऑल एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स कैन ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग एंड दे विल इंश्योर कि
उसका इशू होना चाहिए एंड दे हैव दैट द क्रेडिट रेटिंग शुड बी मेंटेन. लेट्स गो फ्रॉम द मॉड्यूल एंड फिनिश इट ऑफ. सो नाउ हु कैन गो? अ कंपनी हु इज एलिजिबल टू इशू CP. फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास में नेटवर्थ होना चाहिए 4 करोड़ का. उनके पास में सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट होनी चाहिए बाय बैंक. And the borrower's account should be classified as a standard debt by the banking financial institution. मतलब हर अकाउंट को क्लासिफाई किया जाता है. स्टैंडर्ड एसेट, NPA भी क्लासिफाई कर सकते. तो NPA वाले नहीं जा सकते. तो यू कांट हैव किंगफिशर एयरलाइन इशूइंग इट बिकॉज उनका डाउटफुल डेट में उनका अकाउंट को डाल दिया है. तो इफ यू गो टू सी, टाटाज वुड बी क्लासिफाइड एज अ गुड अकाउंट कि टाटाज का अकाउंट अच्छा खासा है, तो वो लोग रेज कर सकते हैं. 4 करोड़ भी है और क्रेडिट रेटिंग भी है. मेरिट्स ऑफ कमर्शियल पेपर. तुम मुझे बोलो कि इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्री जो पैसे उठा रही है, टाटाज उठा रही है, उन लोग को बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि कम? नाउ they will say that we have good credit rating, we have good assets, we have good credit, highly rated, तो हम लोग को interest rate कम मिलेगा. So it will be lower than the commercial cost. Cost of commercial paper to issuing is lower than the cost of commercial bank loans. तो bank loans higher rate of interest पे मिलता होगा, यहाँ पे जाके कम rate of interest पे मिल सकता है. It is liquid, sell off हो सकता है, trading हो सकती है. It's a good source of fund. Demerits of commercial paper. Obviously only highly rated institutions can go, so if you don't have that rating you cannot raise money. Now duration cannot be extended, छोटे टाइम के लिए रहता है. प्रोसीजर फॉर इशुएंस, क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, मिनिमम A2 की होगी. फिर मैच्योरिटी 7 to 1 year. डिनोमिनेशन कम से कम 5 लाख के होंगे. अमाउंट्स इट शुड बी विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इशूइंग एंड पेइंग एजेंट्स, ये जो एजेंट्स होंगे वो सिर्फ तुम्हारी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही हो सकता है. इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है? जनरली सभी कर सकते हैं. इंडिविजुअल्स, बैंकिंग कंपनीज, सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं. ट्रेडिंग, तो उसका ट्रेडिंग भी चलेगा. ऑल ओवर द काउंटर सेल्स ट्रेड्स इन CP शैल बी रिपोर्टेड विद इन 15 minutes टू द प्लेटफॉर्म ऑफ CDSL. ओवर द काउंटर मतलब ऑब्वियसली मैं अभी जाके सेल किया हो बैंक के अंदर, बाय किया हो, तो जाके 15 मिनट के अंदर उसकी नोटिंग हो जाएगी. मोड्स ऑफ इशुएंस, या तो तुम डीमैट में भी बाय कर सकते हो या फिजिकल में भी बाय कर सकते हो. डीमैटेरियलाइजेशन ऑप्शन विल बी गिवन. पेमेंट्स शैल बी मेड एट डिस्काउंटेड वैल्यू. प्रोसीजर, ऑल दिस यू कैन रीड. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ इशुअर? What is the role of IPA? They'll verify the documents. Role of credit rating agencies, so on. So it's all simple. Now coming to the next one, deposits. अब deposits भी कहीं ना कहीं तुमने पढ़ा होगा in your Companies Act. Deposits सबसे पहले उसका definition is given under section 2 subsection 31 of Companies Act. What is a deposits? Any receipt of money by the company is called as a deposit. Okay, so any receipt of money by the company is called as a deposit. अब this has to be read with rule 21C, D and E. ठीक है. 21C में क्या लिखा है? व्हाट आर नॉट डिपॉजिट्स. तो एक क्लासिफिकेशन दिया है कि भाई डिपॉजिट्स क्या नहीं होते हैं. एनी रिसीट ऑफ मनी बट व्हाट आर नॉट डिपॉजिट्स आर गिवन अंडर 21C. हु इज अ डिपॉजिटर इज गिवन अंडर 21D. तो डिपॉजिटर इज अ पर्सन हु मेक्स अ डिपॉजिट विद द कंपनी इज कॉल्ड एज अ डिपॉजिटर. ये भी सिंपल है. अब इंपॉर्टेंट क्या है? एलिजिबल कंपनी. दिस यू शुड नो बाय हार्ट. रूल 21E. Now tell me one thing. Which kind of companies can raise money, can raise deposits from public? Which kind of companies, private or public,
can raise money from public, deposits from public. Now 1956 Act में जो था, only public companies could raise. But in 2013 they said नहीं पब्लिक कंपनी भी 7 लोग बना दिए तो उसमें कुछ एसेट नहीं, टर्नओवर नहीं, और उनको पब्लिक के पास में कैसे अलाउ कर सकता है. सो दे सेड कि ओनली एलिजिबल कंपनीज कैन रेज मनी फ्रॉम पब्लिक. ओनली एलिजिबल कंपनीज कैन रेज डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. अब क्या होता है ये? So eligible company means a public company which has a net worth of 100 crores or more or turnover of 500 crores or more. So a public company having less than these limits cannot raise deposits from public. तो इससे क्या इंश्योर किया? रूल 2(1)(e) ने क्या इंश्योर किया कि ओनली गुड पब्लिक कंपनीज कैन रेज डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. तो पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर की है. याद है, समझ में आया? 2(1)(c)(d)(e). अब देखते हैं यहां पे डिपॉजिट्स के जो सेक्शंस है, इट इज फ्रॉम सेक्शन 73 to 76A. नाउ 73 इज इंपॉर्टेंट और तुम्हारा 76 इज इंपॉर्टेंट. बाकी की और कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर तुम चाहिए एक बार ये तुम अपने कंपनीज एक्ट से भी एक बार रीड कर सकते हो. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. अगर तुम मुझे बोलो क्या एक प्राइवेट कंपनी भी डिपॉजिट्स रेज कर सकती है? सो हाउ इज इट? आई विल एक्सप्लेन. सो डिपॉजिट्स जो है, डिपॉजिट्स कैन बी रेज्ड बाय ऑल काइंड ऑफ कंपनीज. डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड दूसरा है डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. मुझे बताओ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक कौन रेज कर सकता है? विच काइंड ऑफ कंपनीज? ओनली एलिजिबल कंपनीज. ओनली एलिजिबल कंपनीज कैन रेज फ्रॉम द पब्लिक. नेक्स्ट, मेंबर्स के पास से कौन रेज कर सकता है? ऑल कंपनीज. इवन प्राइवेट कंपनी कैन रेज, इवन पब्लिक कंपनी कैन रेज, एंड इवन एलिजिबल कंपनी कैन रेज. समझ में आया? तो मेंबर्स के पास से लॉ ने बोला कि यार तुम अपने ही वालों के पास से ले रहे हो तो सभी ले सकते हैं. प्राइवेट कंपनी भी अपने मेंबर्स के पास से कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, और एलिजिबल कंपनी तो ऑब्वियसली कर सकती है. खाली एडिशनल राइट्स किसको मिले हैं पब्लिक के पास से भी रेज करने के लिए? इट इज अ एलिजिबल कंपनी. ना एलिजिबल कंपनी के लिए तुम्हारे पास में सर्टेन नेटवर्थ और टर्नओवर होना जरूरी है. क्लियर है ना? नाउ सेक्शन 73 यहां पे दिया हुआ है. इफ यू वांट टू रेज फ्रॉम मेंबर्स देन सेक्शन 73 नीड्स टू बी फॉलोड, एंड इफ यू वांट टू रेज फ्रॉम पब्लिक देन 76 हैज टू बी फॉलोड. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू. इट इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रीड. So let's go to it. 73 and 76. Now acceptance of deposits. So एक कंपनी को अगर डिपॉजिट्स रेज करने हैं फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो पहले देखते हैं. उसके लिए सर्टेन फॉर्म्स दिए हैं. पहली बात DPT1. जब हम लोग मेंबर्स के या जिसके पास से भी रेज कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, उन लोग को हम लोग को प्रॉस्पेक्टिस बांटना पड़ेगा. दिस प्रॉस्पेक्टिस विल बी इन DPT1. दिस हैज टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पहले से ही. सो DPT1 के अंदर तुम्हारा सर्कुलर इनवाइटिंग डिपॉजिट्स, उसमें सारे डिटेल्स दिए होंगे. सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है, टेन्योर क्या है, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस, कंपनी का बैकग्राउंड, जस्ट लाइक अ प्रॉस्पेक्टस. will be in which form? It will be in DPT1. Second, जब भी हम लोग डिपॉजिट्स रेज करें, इट इज वेरी मच लाइक डिबेंचर्स. तो हम लोग को एक ट्रस्टी भी अपॉइंट करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिट होल्डर्स. क्योंकि हम लोग ने सोचो अगर रेज किया
from many investors. So a trustee will be appointed to protect the interest of the deposit holders. अब ये ट्रस्टी के साथ में हम लोग को एक डीड एंटर करना पड़ेगा, एक अग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा. इट विल बी इन DPT 2. इफ यू रिमेंबर डिबेंचर्स जैसा ही है. डिबेंचर्स में भी एक ट्रस्टी होता है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड भी होता है. वैसे ही यहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्ट डीड भी होगा, डिपॉजिट ट्रस्टी होगा. नेक्स्ट, एवरी ईयर तुमको फाइल करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स कि कितने आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है. एवरी ईयर इट नीड्स टू बी फाइल्ड. एंड DPT 4 इज फॉर एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स. देखेंगे क्या है ये जो अपना सेक्शन 74 में है. नाउ ऑल दिस इज नॉट गिवन, ओनली योर सेक्शन 73 इज गिवन एंड योर सेक्शन 76 इज गिवन. एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स क्या है इसका भी रेलेवेंस है नहीं. जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो कितने सारे डिपॉजिट्स तभी भी एग्जिस्टिंग में होंगे, चल रहे होंगे. सोचो आज आ गया तो कितने सारे पेंडिंग डिपॉजिट्स होंगे. सो विद इन 3 months ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कमिंग इनटू फोर्स, तो जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में थे उनको DPT 4 फाइल करके ROC को बताना पड़ेगा कि भाई कंपनीज एक्ट पास हो गया है और हम लोग अभी भी 1956 एक्ट के अंदर हम लोग ने इशू किया था. अगर कोई भी डिपॉजिट्स इशू हुए हैं एंड रेज किया है विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द इन्वेस्टर्स, देन एवरी डायरेक्टर एंड पर्सन रिस्पॉन्सिबल विल बी पर्सनली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. अगर पब्लिक के पास से रेज करना है तो क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए रहेगा. इफ आई वांट टू इशू फ्रॉम पब्लिक, स्पेशल रेजोल्यूशन. क्लियर है ना. इफ यू वांट टू रेज डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक and penal provisions are given here. These are the forms and all of this. So you want, you can take a small screenshot of this. Clear? ये सारे sections तुमको पता होने चाहिए. अब आगे देखते हैं, we'll go from the module and finish it off. Deposits. अब डिपॉजिट्स का हम लोग ने बोला था सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, that any receipt of money is called as a deposit, but does not include what it does not include the ones that are given under rule 21C. देखो यहाँ पे 21C, what are not deposits. Next, eligible company क्या होती है. Eligible company is given under rule 21E. It's a public company which has a net worth of 100 crores or more or turnover of 500 crores or more. Clear? Only a eligible company can raise money from public and they have to first pass the special resolution. Section 73 कर रहे हैं हम लोग. ये रहा 73. अब 73 में क्या दिया है, let's see. Now we see section 73 subsection 1 says that no company shall invite. Now section 73 subsection 1 says no company shall invite or renew deposits from public except in the manner specified in the act. Common sense है. Second, section 73 subsection 2, मार्क करो important, इसमें conditions दिए हैं और इसमें तीनों ही तुम्हारे फॉर्म्स लग जाएंगे, DPT 1, 2 and 3. अब DPT 1 क्या था, सर्कुलर इनवाइटिंग डिपॉजिट्स. DPT 2 में ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा और उनके साथ में एक एंटर करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज अ ट्रस्ट डीड, और रिटर्न एवरी ईयर फाइल करते रहना पड़ेगा कि कितने आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है, कितने डिपॉजिट्स कंपनी के पास में है. सो लेट्स सी यहाँ पे कंडीशंस. अ कंपनी में सब्जेक्ट टू अ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, मतलब कौन सा रेजोल्यूशन होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बिकॉज यू नॉट यूज द वर्ड स्पेशल, एंड जनरल मीटिंग के अंदर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस. एक इशुएंस ऑफ सर्क्यूलर, और सर्क्यूलर के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन बताया दिया, और क्रेडिट रेटिंग कितनी मिली है, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स कितने हैं. देन ये जो है फाइलिंग ऑफ द सर्क्यूलर विद इन 30 days बिफोर द डेट ऑफ द इशू ऑफ द सर्क्यूलर. तो सोचो यहाँ पे इशू होने वाला है, तो इशू के 30 days पहले तुमको DPT 1 किसको देना पड़ेगा, 30 days प्रायर टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज.
एक अलग से हम लोग कैसे DRR बनाते हैं डिबेंचर होल्डर्स के लिए, वैसे ही यहाँ पे डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाना पड़ेगा और उसके अंदर हमेशा हमें एटलीस्ट 15% ऑफ द डिपॉजिट्स मैच्योरिंग इन द ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एक शेड्यूल अकाउंट के अंदर डालना पड़ेगा। समझते क्या सीन है? हम लोग ने डिबेंचर्स भी देखा था, ये वैसे ही डिपॉजिट्स के बारे में होता है। अब डिपॉजिट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपॉजिट होल्डर्स। अब डिपॉजिट होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स दिए हैं। तो क्या क्या दिया है, लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग ने बोला कि एक हम लोग ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे। ट्रस्टी, ये दिस ट्रस्टी विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिट होल्डर्स। अब ट्रस्टी को तुम कैसे अपॉइंट करोगे? यू विल एंटर इनटू अ DPT2, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। अब ट्रस्टी की क्या क्या ड्यूटीज होगी? इंश्योर करेगा कि टाइमली पेमेंट हो, कुछ भी क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सब कुछ जनरल दे कैन कॉल फॉर इमरजेंसी मीटिंग। अगर कोई सिक्योर्ड है तो प्रॉपर्टी वो लोग इंश्योर करेंगे कि एलियनेट ना करे, उसका इंश्योरेंस हो। जस्ट जो नॉर्मल डिबेंचर ट्रस्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वही डिपॉजिट ट्रस्टी की भी होगी। फिर और क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं? एक अलग से हम लोग रिजर्व बना के रखेंगे साइड में, ताकि हम लोग रीपेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। इसके अंदर हमें हमेशा 15% डालना है जो डिपॉजिट्स करेंट फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर होने वाले हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जितना डिपॉजिट होने वाले, ये सबका क्यूमुलेटिव का 15% DRR में कम से कम होना चाहिए। तो इजी होगा और हम लोग को ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर डाल देना पड़ेगा। तो सोचो 100 रुपये इस साल मैच्योर होने वाले और 100 रुपये नेक्स्ट ईयर मैच्योर होने वाले हैं, तो 200 का 15%, तो 30 रुपये मेरे को अकाउंट में डाल देने पड़ेंगे। तो इट कैन बी यूज टू रिडीम योर डिपॉजिट होल्डर्स। लेट्स सी, एक डिपॉजिट इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा जो अभी फिलहाल स्क्रैप कर दिया है वो लोग ने। डिपॉजिट इंश्योरेंस एक अच्छा कॉन्सेप्ट था कि अगर the next is you have to give a certificate that you not committed any default, and अगर तुम सिक्योर्ड रख रहे हो तो तुमको कोट करना पड़ेगा कि वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, एंड सिक्योर्ड होंगे तो प्रॉपर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा एंड चार्जेस वाला चैप्टर भी लग जाएगा। कैन यू टेल मी कि डिपॉजिट अपना जो सर्क्यूलर है, ऑफरिंग सर्क्यूलर, कौन से फॉर्म में होगा? इट विल बी इन DPT1 और वो पब्लिश भी हो जाएगा इन द न्यूज़पेपर्स। नाउ प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी क्या होती है? हम लोग ने देखा था कौन से रूल के अंदर दिया हुआ है, रूल 2(1) कौन सा था? E फॉर एलिजिबल। इट्स अ पब्लिक कंपनी which has a certain net worth and this. अब eligible companies may accept deposits from persons other than its members. That means what? Other than its members मतलब पब्लिक के पास से रेस कर सकते हैं। अब उनको एक क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा, शैल ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग। उनको अगर सिक्योर्ड है तो बताना पड़ेगा कि प्रॉपर क्रिएशन ऑफ चार्ज करना पड़ेगा। सिक्योर्ड है तो ऑब्वियसली एसेट सिक्योर करने पड़ेंगे, DPT1 फाइल करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, सेम थिंग। फिर हम लोग ने देखा था हु इज अ डिपॉजिटर, रूल 2(1)D, अ पर्सन हु मेक्स अ डिपॉजिट। सिंपल सी बात है, हम एनी मेंबर और एनी पर्सन हु मेक्स अ डिपॉजिट विद दिस कॉल्ड एज डिपॉजिटर। डिपॉजिट इंश्योरेंस, अब ये कॉन्सेप्ट फिलहाल होल्ड पे रख दिया है, समझते क्या है डिपॉजिट। अच्छा कॉन्सेप्ट था। अगर सोचो कंपनी ने पब्लिक के पास से डिपॉजिट्स इशू किए और इन रिटर्न पैसा उठाया, होता है काफ़ी बार कंपनी के पब्लिक के पास से पैसा उठाओ और वो लोग को सामने सर्टिफिकेट दो कि हम आपको रीपे कर देंगे, एंड देन डिफॉल्ट हो गया, कंपनी कुड नॉट रीपे। सो हु विल फील रियली बैड एंड विल हैव अ हार्ट ब्रेक? It will be the public.
और कंपनी भी बोल रही है जाओ भाई हाँ हम इंसॉल्वेंट है, जाओ कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे होगा? तो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ एडिशनल बैकअप, ये कैसा था, एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए वो लोग ने बोला आप एक इंश्योरेंस भी निकाल लो डिपॉजिट होल्डर्स के लिए, कि कल उठ के अगर आप नहीं भर पाए तो ये इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो अगर डिफॉल्ट हो गया तो बोले कि आप इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अगर कंपनी पे नहीं कर सकेगा। तो इस हिसाब से क्या होता है कि पब्लिक प्रोटेक्टेड रहेगी, एडिशनल सिक्योरिटी। बट क्या हो गया कि काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे है ही नहीं जो इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग इसको होल्ड पे रखा है। और वो लोग ने बोला कम से कम 20,000 रुपीज़ जितना आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी इंश्योरेंस पर डिपॉजिट होल्डर। दो इट इज़ अ लेस अमाउंट, बट गवर्नमेंट ने बोला कि कम से कम 20,000 पर डिपॉजिटर मिलना चाहिए। नेक्स्ट, सिक्योरिटी, अगर सिक्योर्ड है तो सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहिए, इट शुड बी सफिशिएंट, इट कैन बी ऑन बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी चलेगा, सिक्योरिटी होनी चाहिए बस। ट्रस्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्टीज के साथ में ट्रस्ट डीड बनाना पड़ेगा इन DPT 2। ओके, अगर वो ट्रस्टी इज कनेक्टेड विद द कंपनी एनी वे देन ही विल बी डिसक्वालिफाइड इफ ही इज इंडेटेड टू द कंपनी, he has a relation obviously, because he will then not work for the deposit holders and he will work for the benefit of the company. Duties of the trustees mark karo important. Then checklist for secretarial compliance भी mark करो important. अब वेरी सिंपल, क्या अगर किसी कोई भी डिपॉजिट इशू कर रहा है, यहाँ पे भी है और दूसरे में भी सेम पॉइंट होगा। ओके, so only one thing is there. If you are the company secretary and I say that there is a deposit issued by the company, what all will you ensure? तो पहले हम लोग देखेंगे कि भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अलाउ किया या नहीं, बोर्ड मीटिंग की है कि नहीं, जनरल मीटिंग के अंदर अगर पब्लिक के पास से ले रहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन है कि नहीं, फिर क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन किया है या नहीं, फिर हम लोग देखेंगे कि DPT 1 फाइल किया है कि नहीं 30 डेज प्रायर, DPT 2 के साथ में ट्रस्ट डीड एंटर किया है या नहीं, DPT 3 हुआ है कि नहीं, ये चेक करेंगे हम लोग। फिर और क्या चेक कर सकते हैं हम लोग, चेक करेंगे सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड है तो क्लियरली प्रॉस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए कि वो अनसिक्योर्ड है, और सिक्योर्ड है तो चार्जेस का चैप्टर लग जाएगा और चार्जेस में तुमको ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, CHG 1, 9 वो सब है, चार्जेस वाला चैप्टर लग जाएगा। और क्या हो सकता है अगर डिपॉजिट्स के इसमें तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि कंपनी इज नॉट अंडर एनी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर नहीं है। ओके, लेट्स सी, फिर बाद में डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी, यू विल हैव टू हैव अ बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, MGT 14 अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो, फिर न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, DPT 1, DPT 2, फिर इंश्योरेंस कंपनी के साथ में तुम्हें एक डिपॉजिट इंश्योरेंस कराना पड़ेगा जो अभी फ़िलहाल सस्पेंड किया है, फिर कंपनी के वेबसाइट पे सर्कुलर हो जाना चाहिए, ये जनरल स्टफ। और DPT 4 अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है, दे वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हेन द कंपनी 2013 वो जस्ट पास एंड दे विल इन्फॉर्म विद इन 3 months। अब एक इम्पॉर्टेंट है कि एक रिसीट भी देना पड़ेगा विद इन 2 weeks 14 days फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ द चेक और रिसीट ऑफ मनी, ये भी मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट। तुम सोचो कि डिपॉजिट होल्डर्स ने पैसे दिए तो कंपनी को रिसीट इशू कर देना चाहिए कि नहीं कि आपका पैसा आ गया है, तो विद इन 14 days ऑफ रिसीट ऑफ द मनी वी हैव टू गिव यू अ रिसीट कि भाई एक्नॉलेजमेंट आपका पैसा मिला है। कभी भी कहीं भी पेमेंट करते हो तो रिसीट मिलती है, वैसे यहाँ पे भी दिया है, स्टैट्यूटरी टाइम इज 14 days के अंदर आ जाना चाहिए। और DPT 3 फाइल होना चाहिए एवरी ईयर, बट कितने टाइम के बिफोर 30th जून एवरी ईयर। तो 30th जून मतलब क्या, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो मार्च खत्म हुआ, अप्रैल, मई, जून, तो विद इन 3 months ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तुम्हें हर टाइम अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वाला देखते, एडवांस, कस्टमर एडवांस इज ऑल्सो अ न्यू वे। अभी सेल्स करते हैं हम लोग, तो एक तो कैश सेल हो गया, सेलर बहुत ही खुश है क्योंकि सीधा कैश सेल्स। दूसरा, सेलर एक्सट्रीमली सैड कि उसको क्रेडिट सेल्स, माल चला गया पैसा आएगा फ्यूचर में,
तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट का चांस, बैड डेट्स का चांस बढ़ जाता है. अब एडवांस पेमेंट एक दूसरा मेथड है जिसमें क्या होता है, सेलर बोलता है कि भाई ठीक है मैं आपको माल भेजता हूँ बट कम से कम कुछ तो एडवांस दो. गिव मी सम एडवांस पेमेंट, कस्टमर एडवांस. नाउ लेट्स से इफ वी गिव अ एडवांस तो सेलर भी खुश हो जाएगा कि भाई कुछ तो पैसा आया है, मतलब जेन्युइन पार्टी है. एंड देन ही विल डिस्पैच द गुड्स विद दैट एडवांस. इट कैन बी यूज एज अ शॉर्ट टर्म फंड्स to procure the goods, procure the raw materials, etc. So let's see, customer advance or deposit is also a way of obtaining some kind of money. समझते क्या है? शॉर्ट टर्म फंड या फंडिंग के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है जो बिजनेसेस यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ कस्टमर एडवांस. आप पहले पैसा दो, एडवांस में तोड़ा दो तो आपको माल भेजते. तो दैट कैन बी यूज्ड. समटाइम्स बिजनेसमैन इंसिस्ट on their customers to make some advance payment. ये जनरली हाई वैल्यू गुड्स के लिए करते हैं. अब जब कस्टमर जनरली अग्री टू मेक अ एडवांस एंड दिस कंपनी कैन देन यूज दिस एज अ शॉर्ट टर्म फंड्स. एक तो एडवांस हो गया, कभी कभार डिपॉजिट्स भी लेते हैं. अगर तुमको पता है कि तुम कोई भी वाईफाई कनेक्शन लगा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो तो डिपॉजिट देना पड़ता है. तो दैट फंड्स they say we will repay you later on, but at least that money they are using, they can use for that temporary purpose. तो deposit is there. अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इंटरेस्ट फ्री रहता है जनरली. हम लोग ने तो पैसे ले लिए और कोई इंटरेस्ट भी देना नहीं है. सेकंड, कोई सिक्योरिटी देनी नहीं है उसके अगेंस्ट कि आपको रीपे नहीं किया तो, और नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, कि ऐसा कुछ रीपेमेंट जैसा कोई खास ऑब्लिगेशंस होते भी नहीं है. डीमेरिट्स क्या होता है, थोड़ा लिमिटेड अमाउंट ही मिलेगा, लिमिटेड पीरियड के लिए ही मिल सकता है, और पेनल्टी मिल जाएगी अगर गुड्स डिलीवर नहीं किए तो. सो दिस इज अनदर वे ऑफ प्रोक्योरिंग द गुड्स एंड दैट इज इट. सो इफ वी सी वी हैव कवर्ड दीज 4 things and only these 4 things can be asked from the exam point of view.